Hello everyone. We are back with a new video. Today we are going to discuss about how did the British government rise their rule in India. ये है 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर एसएस का. ओके, हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत देश में किस तरीके से अपना रूल बढ़ाया. ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस. जल्द ही हम एसएस की पूरी 9th स्टैंडर्ड की सीरीज लेके आएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से भारत देश में बढ़ा. ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल किस तरीके से भारत देश में बढ़ा. तो पहले क्या हुआ करता था कि हमारे देश आजू बाजू के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, हमारा देश उन सभी के साथ है ना बिजनेस करता था. बिजनेस मतलब किस तरीके का बिजनेस? स्पाइसेस का बिजनेस. अभी ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी प्रकार के क्लाइमेटिकल कंडीशंस देखने मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे भारत देश में 200 प्लस स्पाइसेस हुआ करते थे. कितने? 200 प्लस स्पाइसेस. ठीक है, तो पहले हम लोग यूरोपियन नेशंस के साथ भी बिजनेस डील्स करते थे, एक्सपोर्ट करवाते थे भारत से यूरोपियन कंट्रीज तक. तो आपने रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा. तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल पे. मतलब बात सुनना, कॉन्स्टेंटिनोपल. देखो इधर मैं आपको नाम बता देता हूँ. कॉन्स्टेंटिनोपल में ईस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ करता था. तो 1453 की बात है. 1453 में टर्की में था ऑटोमन एम्पायर. उस समय टर्की में ऑटोमन एम्पायर था. उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पे जाके कब्जा कर लिया. अभी क्या हुआ करता था, भारत देश से, देखो ये इंडिया है, इंडिया से जितना भी माल होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल पे जाता था वो ऑटोमन एम्पायर कब्जा कर लेती थी. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जितना भी गुड्स और स्पाइसेस भेजते थे वो आगे यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच ही नहीं पा रहा था. ठीक है, एक बार वापस समझ लो. इंडिया जितना भी गुड्स कॉन्स्टेंटिनोपल पे भेजती थी वो आगे यूरोपियन नेशंस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि टर्की ने उधर ऑलरेडी रूल कर लिया था. 1453 में एक बैटल हुआ था. ठीक है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्किश मुस्लिम एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया था. ठीक है, बाद में क्या हुआ, हमारा माल नहीं जा रहा था तो ऑब्वियसली यूरोपियंस को जरूर पड़ी कि इंडिया का न्यू सी रूट फाइंड करने की. ठीक है, न्यू सी रूट फाइंड करने की इंडिया का उन लोगों को जरूरत पड़ी. तो इधर से उधर हो गए. अभी आप सोच रहे होगे कि वो लोगों को क्या जरूर, अगर हम लोग इंडिया माल सप्लाई नहीं करेगा, इंडिया गुड्स सप्लाई नहीं करेगा तो क्या उनका काम अटक जाएगा? ऑब्वियसली उनका काम अटक जाएगा. क्यों? क्योंकि यूरोपियंस में 95% पीपल कार्निवोरस है. कार्निवोरस का मतलब आपको पता ही होगा. अगर उनको अपना खाना प्रिजर्व रखना है तो उनको इंडियन स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, वरना उनका खाना तुरंत से सड़ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को इंडिया का न्यू सी रूट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया. इवन एक दो के नाम तो आपको पता भी होंगे, सुने भी होंगे, जिसका एक का नाम है वास्को डी गामा. ठीक है, चलिए आगे उसके बारे में पढ़ते हैं. देखो इधर पूरी तरीके से लिखा है. 1453 में टर्किश मुस्लिम ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया. ओके, यूरोपियंस कंप्लीट टू डिस्कवर न्यू सी रूट, सो एन एरा ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी बिगिंस. एक एरा चालू हो गया जोग्राफिकल डिस्कवरी का. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट हुआ, सी रूट टू इंडिया. With the inspirations, encouragement, and the economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people begins effort to discover new sea route. Many great men tries to discover sea route to India, namely Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope with the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus, begins his adventures of the discovering a new sea route. अभी एक बंदा था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. उसने उसके बहुत सारे दोस्तों की मदद लेके न्यू सी रूट की खोज चालू कर दी. ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको एक जगह भारत मिल भी गया. इसको क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज कर भी ली उसने, सी रूट उसका फाइंड कर भी लिया. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में पता चला कि एक अमेरिको वेस्पुकी ने वो डिक्लेयर किया कि
क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो भी सी रूट फाइंड किया था, जो भी जगह, जो भी कॉन्टिनेंट, जो भी आइलैंड फाइंड किया था, वो इंडिया नहीं था, वो क्या था, अमेरिका का था, अमेरिका था। अभी अमेरिका में कहाँ पे था आपको पता है? अमेरिका का एक वेस्ट पोर्शन है, उधर रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है उधर के लोगों को, तो आज की डेट में उनको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ओके, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज को उस समय फाइंड किया था। अभी उन लोगों को तो इंडिया की खोज थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, एक पोर्चुगीज सी मैन आया, पोर्चुगीज सेलर ने क्या किया, जिसका नाम था वास्को दी गामा। उसने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया 1498 में एडी व्हेन ही रीच्ड कैलिकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। He was welcomed by the new king Zamorin and allowed to carry out a business there. Thus, this considered as an important event in the world, has this opened the doors for the other Europeans to come to India. अभी क्या हुआ, ये जो पोर्चुगीज सेलर था जिसका नाम था वास्को दी गामा, उसने इंडिया का सी रूट फाइंड कर दिया। कहाँ पे? कैलिकट में। कैलिकट में कोस्ट पे इंडिया के पास वो पहुंच चुका था। लेकिन उधर उस टाइम का भारत देश का जो वो एरिया का राजा था जिसका नाम था किंग जैमोरिन, उसने उसको अलाउड किया कि वो अपना बिजनेस कैरीड आउट कर ले, और उसका अच्छी तरीके से वेलकम भी किया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि ये देखो, पोर्चुगीज के साथ साथ दूसरे लोगों को भी आमंत्रण मिल गया, दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी आने की परमिशन मिल गई, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। आप तो सोच रहे होगे कि हम लोग तो ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ रहे थे, पोर्चुगीज रूल कहाँ से आ गया? तो शुरुआत उधर से ही हुई थी, ठीक है। ये तो 1498 में वास्को दी गामा को मिल तो गया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को आते आते और 100 साल लग गए थे, वो 1600 के नियर बाय आया था। तो पहले तब तक हम पढ़ लेते यूरोपियन नेशंस में क्या था। देखो, यूरोप, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर्स। अभी उन्होंने क्या किया, न्यू न्यू ट्रेड सेंटर्स बनाने लगे, ठीक है। जब पोर्चुगीज भारत देश में सबसे पहली बार आया तो ट्रेड की वजह से आया था। किसकी वजह से? ट्रेड की वजह से, सी रूट तक इंडिया विद द स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। अभी देखना, मैंने क्या बोला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1600 में आया था, हम लोग अभी कौन से सेंचुरी में, कौन से समय के पास पहुंचे? 1500 के नियर बाय, 1498 के नियर बाय। तो अभी ये जो 100 साल थे उसमें पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने क्या क्या हासिल किया उसके बारे में पढ़ते। With a span of 100 years, the Portuguese took controls of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca. 100 साल के अंदर पोर्चुगीज ने करीबन 5 जगह पे अपना कब्जा कर लिया था, जिसका नाम है ड्यू, दमन, गोवा, मलक्का एंड कोचिन। ओके, अभी पोर्चुगीज से इंस्पायर्ड होके कि वो लोग ट्रेड में सक्सेस हासिल कर रहे थे, 100 ईयर्स में उन्होंने पांच जगह पे कब्जा कर लिया था, तो उनको देख के कौन आ गया? डच आ गए। कौन आ गया? डच। वो आए थे हॉलैंड से। अभी डचिस को देख के आ गए डेनिश, वो आए थे डेनमार्क से, वो भी भारत देश में आ गए ट्रेड करने के लिए। अभी इंग्लिश ट्रेडर्स की एंट्री होती है, ठीक है। इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट द ट्रेड विद इन 600 एडी। 600 एडी तक वापस हम लोग पहुंच गए, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी करके ट्रेडिंग कंपनी बनाई और वो कंपनी से भारत देश में आए, मतलब वन प्रकार का रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। अभी क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड gave a permission to the East India Company to carry out a trade with the eastern countries. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत। अभी देखो, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी, और जो पहली शिप आई भारत देश में वो सबसे पहले सूरत में आई थी। ओके, भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे पहली शिप अंडर द कैप्टनशिप ऑफ विलियम हॉकिंग्स में सबसे पहले सूरत में आई थी। वो कौन से साल में आई थी? 1600 ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे मराठा एम्पायर का बहुत ही बड़ा रूल रहता था। मराठा एम्पायर ने उनको, शिवाजी महाराज की टोली ने उनको मार मार के भगा दिया था 1600 की साल में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस जाना पड़ा था, फिर वो प्लानिंग करके नियर बाय 1608 में वापस आ गई, ठीक है। वो हम उसके बारे में फिर कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखो कैसा लिखा है, बट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, पोर्चुगीज का डोमिनेंस बढ़ा करता था, ठीक है। और डोमिनेंस की वजह से
दे वेर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड देयर। उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है। बट फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी मुगल एम्पायर ने। किसने? मुगल एम्पायर ने। अभी आगे बढ़ते हैं। जहांगीर एंड दस द ब्रिटिश, मुगल एम्पायर जहांगीर ने, और इसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट ट्रेड खुला कोठी में, जो आया सूरत में। कौन से ईयर में? 1613 एडी में कोठी में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला ट्रेड खोला था इन द ईयर 1613। ओके, इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। अभी क्या हुआ, कंपनी ने सूरत के साथ थोड़े ही समय में भरूच और अहमदाबाद में भी अपने ट्रेड सेंटर्स खोल दिए, ठीक है। बट देखो आया, बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठा इन दिस रीजन द कंपनी सेंस्ड डेंजर्स टू इट्स एक्सिस्टेंस एंड हेंस मूव टुवर्ड्स द साउथ। अभी क्या हुआ, मराठा एम्पायर का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस था, इसकी वजह से उनको कहाँ पे मूव होना पड़ा? साउथ में। मतलब साउथ में वो कहाँ के गए? साउथ में गए चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में, कोलकाता में, ठीक है, मछलीपट्टनम में, और अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स खोल दिए। तो कहाँ पे सेंटर्स खोले? एक तो मछलीपट्टनम में खोला जो कि आया आंध्र प्रदेश में, दूसरा था चेन्नई में खोला जो कि आया सेंट जॉर्ज में, तीसरा खोला कोलकाता में जो आया फोर्ट विलियम में। अभी ये तीन जगह पे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स तो खोल दिए। पुराने हमने देखे थे कहाँ पे ट्रेड सेंटर्स, कहाँ पे खोले थे? सूरत, भरूच और अहमदाबाद में। बाद में मराठा एम्पायर का उधर डोमिनेंस बढ़ गया तो उनको कहाँ पे जाना पड़ा? साउथ साइड शिफ्ट होना पड़ा। तो साउथ में ये तीन जगह पे उन्होंने ओपन किया था। कौन से ईयर में? 1687 में। देखो टाइम कितना फटाफट जा रहा है। अभी हम लोग 1498 एडी पे थे, अभी हम लोग 1687 एडी पे आ गए, ठीक है। मैं आप सभी को एक टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये डेट्स याद रखने में एकदम ईजी वे पड़ेगा, मुश्किल ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, अब जब भी चैप्टर रीड करने बैठो आपको अलग अलग से पेज बना देना है। वो अलग से पेज में सभी डेट्स लिख के रखनी है, लेकिन किस कौन से वे में डेट्स लिख के रखनी है। अभी सपोज 1400 से लेकर 1500 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उसको एक साइड लिख दो, उसको एक ब्लॉक्स में लिख दो। फिर 1500 से लेकर 1600 में जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो एक साथ लिख दो, ठीक है। तो इस वे में आपकी हिस्ट्री एकदम पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको 100 ईयर्स का गैप्स भी अगर मुश्किल पड़ रहा है तो आप क्या करो, 1400 से लेकर 1450 एडी के बीच में जितने भी इवेंट्स है वो एक साइड लिख दो। फिर वैसे ही 1450 से 500 तक, 1500 तक, 1500 से 1550 तक, इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स बना के चार्ट बना के अपने दीवार पे लगा लो, तो आपको एकदम ईजी पड़ेगा। हिस्ट्री की डेट्स याद रखने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। फटाफट डेट बोलोगे, कोई भी पूछेगा बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था, डायरेक्ट आपके मुंह से निकलना चाहिए 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, तुरंत ऐसा डायरेक्ट डेट ही आपको बोलनी है, ठीक है, कि फर्स्ट मराठा वॉर कब हुआ था, तुरंत ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन सब के बाद क्या हुआ, अभी हमने कितने एम्पायर्स को देखा अब तक, वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डेनिस, ठीक है, इतने एम्पायर्स को हमने देखा। अभी आता है सबसे मेन खिलाड़ी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में उन्होंने अपना कदम रख दिया था 1668 एडी में। सभी का देख के कि सभी कमा रहे तो हम क्यों ना कमाए। 1668 एडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री मार दी थी भारत देश में, और ठीक है, और अपना ट्रेड सेंटर्स कहाँ पे बना दिए थे? माही, कराईकल और पौंडीचेरी में, चंद्रनगर और मछलीपट्टनम में। इन्होंने भी अपने ट्रेड सेंटर्स 5 जगह पे बनाए थे, ठीक है। ये लोग का आंकड़ा देखो ना, सब अपने मर्जी से ही बना रहे, किसी ने 4 अपने सेंटर्स बना लिए, 5 बना लिए, 3 बना लिए, ठीक है। इन द 18th century the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. अभी क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इवेंट है, 1746 से लेके 1763 के बीच में 3 मैसूर वॉर हुए थे। कितने? 3 मैसूर वॉर हुए थे बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर्स हुए थे, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को डोमिनेंस साबित करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे का पावर साबित करना चाहते थे, ठीक है। क्यों साबित करना चाहते थे? क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस होगा उसमें कंपटीशन तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन टिकेगा कौन? जो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्यों वॉर्स हो रहे थे। क्योंकि भारत देश में उस समय पे इतना पैसा था, इतना पैसा था कि बाहर की कंपनी ने आके अपने देश में डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर लिया था। नियर बाई इन 100 ईयर्स
इन जस्ट 100 ईयर्स इतना अच्छा डेवलपमेंट कर लिया था, इतना अच्छा डेवलपमेंट, ठीक है, कि क्लैशेस करने लगे, इंपीरियलिज्म बढ़ गया भारत देश में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 3 मैसूर वॉर हुए 1746 से लेकर 1763 के बीच में, ठीक है। इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट, उसमें क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हुआ, अभी देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे टक्कर वाली कॉम्पिटिशन है वो तो हार गई, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इधर फायदेमंद हो गया। जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, उन लोगों का टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करने का पावर बढ़ गया, ठीक है। उन लोगों को जरा भी समय नहीं लग रहा था क्योंकि पहले सब जगह पे आ रहे थे। अभी thus the end of this battle power, the Portuguese were left with Diu, Daman and Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahi, Karyagal, Podiyanchar, Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. अभी इसकी वजह से क्या हुआ, डच को परमानेंट के लिए जाना पड़ा, ठीक है। पोर्चुगीज को भी क्या करना पड़ा, पोर्चुगीज को भी ड्यू, दमन, गोवा छोड़ देना पड़ा। फ्रेंच के ट्रेड सेंटर्स कहाँ पे रह गए, चंद्रनगर, माही, कार्यागल और पौंडीचेरी। पहले 5 थे, अभी 4 जगह पे रह गए। अभी आता है मेन बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी डाउट हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, ठीक है, वो लास्ट में आएगा वीडियो के, आप उसमें जाके देख लेना। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर बहुत ही तरीके से बढ़ गया था। पूरे भारत देश में उन्होंने अपनी नींव बना के रख दी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बना दिया गवर्नर जनरल। समझ आ रहा है, जो भी बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। मतलब पहले तो सिर्फ कैप्टन ही था, पहले तो सिर्फ कैप्टन ही था, वो कैप्टन को हटा के वाइस कैप्टन बना दिया, उसके ऊपर और एक कैप्टन को खड़ा कर दिया। समझ आया, गवर्नर और गवर्नर जनरल का बीच का डिफरेंस। एंड ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर दिस डायरेक्ट कंट्रोल। और ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जितनी भी थी, ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटी, मैंने अपने पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत देश में ट्रेड के नाम पे पूरा पॉलिटिकल रूल बना दिया था। तो देखो पॉलिटिकल एक्टिविटी और ट्रेड एक्टिविटी दोनों डायरेक्ट कंट्रोल आ गया उनके ऊपर। फिर मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वे ब्रॉट अंडर हिज, थस वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो इसकी बात क्या बना, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, सबसे पहला गवर्नर जनरल बना भारत देश का उसके समय का। अभी द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेग्ड। फिर उसके समय उसके बाद क्या हुआ, पहला मराठा वॉर हुआ और दूसरा मैसूर वॉर हुआ, तो इनके साथ हैदर अली के साथ लड़ा गया, ठीक है। अभी द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैज टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। ब्रिटिश पावर का एक वो मुसीबत में फंस गई थी कि उनको दोनों ही पावर को फेस करना पड़ रहा था। एक बाजू ब्रिटिश के सामने मराठास थे तो दूसरी बाजू मुगल्स थे, ठीक है, मैसूर थे। मैसूर मतलब आज के समय का कर्नाटका दोस्तों, ओके। तो कंफ्यूज मत होना ये सब नाम सुन के। अभी कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आ गया, कॉर्नवालिस आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान। तीसरा मैसूर वॉर हुआ टीपू सुल्तान के साथ, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर जाना जाता है, ठीक है। ऐसा हमारी हिस्ट्री की गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जा रही है। लेकिन जिन जिन को रियलिटी पता है टीपू सुल्तान के बारे में वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना, ठीक है। अभी मैं मानूंगा कि आपको पक्का हिस्ट्री का नॉलेज है, ठीक है। क्या सच में वो टाइगर ऑफ मैसूर था? चलो जाने देते हैं। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निजाम्स टू डेफिएटेड द टीपू सुल्तान। कंपनी ने क्या कर दिया, अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया, उन लोगों की पुरानी नीति को इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, मराठा के साथ हाथ जोड़ लिया एंड निजाम
मराठा और निजाम दोनों के साथ हाथ जोड़ लिया, किसको हराने के लिए? टीपू सुल्तान को हराने के लिए। किसको हराने के लिए? टीपू सुल्तान को हराने के लिए। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड हैड एक्सेप्टेड द ट्रीटी। इसकी मदद से इन लोगों को ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ठीक है, अभी कॉर्नवालिस के बाद आया सर जॉन सॉर और वो गवर्नर जनरल बना। ठीक है, उसने कुछ अड़बड़ी पॉलिसीज लेके आ गया वो। ठीक है, कि किसी को पचे ना वैसी पॉलिसीज लेके आया, और उसी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही लॉस हुआ। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसी की वजह से लॉस हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? ये चीज की वजह से, किसकी वजह से? सर जॉन सॉर की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ, और वही कारण था मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर, मराठा एम्पायर वापस पावर में आ गया। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल वेलिस्ली को बना दिया। किसके बाद? सर जॉन सॉर के बाद वेलिस्ली को बना दिया। हु केम आफ्टर जॉन सॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेकिंग कंपनी सुप्रीम इन द इंडिया। इन लोगों का टारगेट ही ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे सुप्रीम बना दे, मतलब सबसे पावरफुल बना दे पूरे भारत देश में। फॉर दिस वेलिस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। वेलिस्ली ने इसकी वजह से क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आया था वेलिस्ली ने। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल में सुप्रीम पावर आ जाए उसके पास भारत देश में। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स एडॉप्ट्स अंडर दिस आर एस फॉलोस। अभी सब्सिडरी अलायंस देखो, दो पॉलिसी इधर आई थी। एक तो सब्सिडरी अलायंस आई थी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आया था। दूसरी आई थी डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ओके, सो हमारे साथ जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण। वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। सी यू सून।